इलेक्ट्रिसिटी की पूरी रिवीजन, लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ विच इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से, कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम में, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसके बारे में और हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉर्मूला इज Q बाई टी। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड T क्या है? टाइम। ऑब्वियसली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है। चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड चार्ज की SI यूनिट है कूलम एंड टाइम की SI यूनिट है सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तब होता है जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से इन 1 सेकेंड, तब जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से इन 1 सेकेंड, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि कितना करंट है? 1 एम्पियर करंट है। ठीक है। अब देखो, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? डिवाइस क्या है? इट इज एमीटर। एमीटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। एंड ये जो डिवाइस है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या है ये हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। ठीक है। एक सर्किट में सेल या बैटरी होती है। ठीक है। सेल या बैटरी का क्या फंक्शन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। सेल या बैटरी होती है। सेल या बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बताया कि करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पियर होती है, लेकिन करंट को मेजर करने की स्मॉल क्वांटिटीज भी होते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है। तो एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, एंड एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। तो ये छोटी क्वांटिटीज हैं करंट को मेजर करने की। ओके। तो इनमें भी, इन यूनिट्स में भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड नो द वैल्यूज। तो ये हमने पूरा करंट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये पहला फॉर्मूला है विच इज I = Q बाई टी। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर सही तरीके से डिफाइन करें, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन, मतलब जो वर्क डन हो रहा है चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने में, तो जो वर्क डन हुआ है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हुआ है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? दिस इज द वर्क ऑफ सेल और बैटरी। जो सेल एंड बैटरी होती है हमारे सर्किट में, उसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वही वर्क डन करती है जिसके थ्रू जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करते हैं? सेल या फिर बैटरी। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी फ्लो नहीं करेगा। ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल और बैटरी, एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के थ्रू फ्लो कर पाता है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर वर्क डन की बात हो रही है, जो वर्क डन हुआ है चार्ज को मूव करने के लिए। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से। वर्क डन की SI यूनिट क्या है? जूल, एंड चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इट इज V = W बाई Q। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक
1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, तब हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक सर्किट में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। एंड कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है? दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन क्या है, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल या फिर बैटरी, प्लग की एंड और दूसरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। कुछ कंपोनेंट्स तो बिल्कुल मस्ट हैं, जैसे कि सेल या फिर बैटरी। सेल या बैटरी का क्या काम है? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तभी करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो सेल या फिर बैटरी। देन एक प्लग की होती है। प्लग की या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको स्विच बोलते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, तो स्विच ऑन करने से क्या होता है? जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है एंड करंट फ्लो करने लगता है। जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड देन करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लग की उसको हम बोलेंगे। ठीक है, एंड कनेक्टिंग वायर्स, वायर्स जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं एंड यहाँ पर ये सर्किट दिखाया भी गया है। देखो, ये हमारी बैटरी है या सेल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब या फिर जो भी डिवाइस हमने कनेक्ट किया है। एंड दिस इज द एमीटर एंड ये हमारी प्लग की है। ठीक है, अगर इसमें डॉट लगा हुआ है मतलब कि जो प्लग की है वो जो सर्किट है वो क्लोज है, एंड अगर इसमें डॉट नहीं है इट मीन्स इट इज ओपन एंड करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है। सारे आपके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट में उसकी ये पूरी टेबल गिवन है, उनके सिंबल्स गिवन है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओम्स लॉ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मधु ने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, विच इज ओम्स लॉ। और इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इसका यूज भी होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट, टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा V होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा उन 2 पॉइंट्स के बीच में। दिस इज द ओम्स लॉ। एंड कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। जो टेम्परेचर है दैट शुड बी सेम। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो करंट है उसके भी वैल्यू में चेंज आएगा। ये आपका फॉर्मूला है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और V इज इक्वल टू IR। क्योंकि हमें अभी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसे हटाना है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें इक्वल का साइन लगाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा, और कांस्टेंट हम लगाने वाले हैं R। और ये R कांस्टेंट क्या है? वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू IR। अब इस V इज इक्वल टू IR को आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V अपॉन R। आप इसे आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आप चेंज करके पोजीशन को इसके 3 फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका VI ग्राफ आप देख सकते हो, और हम जानते हैं VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस ही देता है। ये R आपको क्या देता है? VI ग्राफ का स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन Y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन X एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग अगर आप सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है रुकावट। यानी कि जो आप कोई भी चीज मान लो चल रही है उसको रोकते हो, उसके बीच में बाधा डालते हो, जो रुकावट है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक करंट की, जहां इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो रहा है उसमें बाधा आना, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि जिसमें से जो आपका करंट है फ्लो हो रहा है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट।
ठीक है। तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसमें बाधा आती है, उसे जो रोकते हैं जो एटम्स, अब उसे कौन रोकता है? उसे एटम्स भी रोक सकते हैं, जो मेटल की वायर है वो मेटल भी रोक सकता है उस इलेक्ट्रिक करंट को। सो उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर, ये इसका सिंबल है ओम, इसे हम कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक को थोड़ा और इन डिटेल समझना है, थोड़ी और आप कह सकते हो कि एक एक बारीक बारीक चीज आपको समझनी है, तो आप हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अभी जो हमने डिस्कस किया था V इज इक्वल टू IR। R को आप यहीं रहने दो, I को आप V के नीचे लिख दो, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। वही आपका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ऑब्वियस है, जितना ज्यादा करंट को रेजिस्ट करोगे तो उतना कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हम 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? सो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, दिस डिफाइंस द 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फोटो है, आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझाया गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, इनको जो रुकावट है, जो हाथ है इन इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। और ये आपका करंट फ्लो हो रहा था और ये हाथ, ये जो रेजिस्टेंस है, दिस इज ब्लॉकिंग द करंट, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी एक इलस्ट्रेशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो अब हम देखेंगे क्या क्या वो फैक्टर्स है जिन पर एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। टोटल 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, वो एक फैक्टर है, डिस्कस करते हैं। सब मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी कि रुकावट, एंड हेंस आर गुड कंडक्टर्स। आप हिंड्रेंस की जगह रेजिस्टेंस लिख सकते हो। सब मटेरियल क्रिएट लेस लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी वो सबसे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे कम रेजिस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। और ऐसे ही जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। गुड कंडक्टर्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिक फ्लो को नहीं रोकते हैं, उसे जाने देते हैं, ठीक है। यानी कि वो लेस हिंड्रेंस, लेस रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका सिल्वर, सिल्वर एक गुड कंडक्टर है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, इसलिए कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। वाइल सम मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस, यानी कि ज्यादा रेजिस्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा रोकते हैं, एंड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर सो कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स भी हम कहते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। एग्जांपल इसका हार्ड प्लास्टिक। सेकेंड फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है, जो आपकी वायर है, उसकी लेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आप देखो ना, मान लो 10 मीटर की एक वायर थी, उसमें मान लो 10 एटम थे जो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहे थे। अब वही 10 मीटर की वायर मैंने 20 मीटर की कर दी, तो अब वहां पे 10 एटम की जगह 20 एटम होंगे और 20 एटम उस इलेक्ट्रिक करंट को का जो फ्लो है उसे रोक रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई, जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दिस मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to L। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, इसलिए आपकी पहली इक्वेशन है। थर्ड फैक्टर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी आपकी जो वायर है उसका एरिया कितना ज्यादा है। मान लो कॉपर की वायर है, अगर उसका ज्यादा एरिया होगा, तो मान लो मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये आपकी वायर है, ठीक है। अब ये वायर है पतली है, ठीक है, इसमें से अगर करंट फ्लो होगा तो जो करंट है वो मतलब एटम से ज्यादा टकराएगा, क्योंकि एटम पास पास है उस करंट के, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब वही मैं एरिया इंक्रीज कर दूं क्रॉस सेक्शन का, तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि करंट को ज्यादा जगह मिल रही है फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये इनवर्स रिलेशन हो गया। Resistance is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. This means resistance will decrease with an increase in the area of conductor। यानी कि जितना ज्यादा कंडक्टर का एरिया इंक्रीज होगा, जितनी मोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो R is inversely proportional to the area of the cross section। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। R is directly proportional to L, एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, R is inversely proportional to 1 upon A। और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमें अपना फॉर्मूला बनता है, which is R is directly proportional to length upon the area of
क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे विच इज रो। तो ये रो क्या है, रो आपका एक कांस्टेंट है और इसका क्या मतलब होता है, दिस इज रेजिस्टिविटी। जैसे कि हमने वहां पे आर एक कांस्टेंट लगाया था ओम्स लॉ में, वैसे यहां पर हम जो कांस्टेंट लगा रहे हैं दैट इज रो, एंड इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे फ्रेंड इसे सेम समझते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, दीज आर द सेम, नो दे आर डिफरेंट। एंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो आपका कंडक्टर है, जो उस कंडक्टर का मटेरियल, मान लो कॉपर की वायर है, तो जो कॉपर मटेरियल है उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है और उस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट है, ओम मीटर, एंड ये कैसा यूनिट कैसे आप निकालोगे, देखो मान लो आपका ये जो आपका रो है, दिस इज द रेजिस्टिविटी, इसको आप यहीं रहने दो, L/A को इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू ए, रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब देखो ना, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर कट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस यानी कि ओम, ओ मीटर आ जाएगी यूनिट, ठीक है, याद रख सकते हो आप इसे। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पर, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड। फिर किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर, यानी कि जो आपका कंडक्टर है उसका नेचर, वायर का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, और टेम्परेचर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जानते हैं कि भाई जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, क्योंकि अगर लो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी देखो यार आप फॉर्मूला देखो, ये आपका फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रुकावटें जितनी कम होंगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उस मटीरियल की उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल transmission line because both possess low resistivity, low resistance, and insulators की बात करें तो obvious है, they have very high resistivity of the order of 10⁻12, यानी कि ज्यादा है, यहाँ पे -8 माइनस पावर थी, यहाँ पे 12 है, and 2⁻17 ओम मीटर, they are bad conductor of electricity क्योंकि ज्यादा resistivity इन materials की है। एग्जाम्पल एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस। क्यों एलॉयज का यूज क्यों करते हैं हम हीटिंग अप्लायंस में, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न होना ऑक्सीजन के साथ, ये इतने जल्दी कंबाइन नहीं होते, यानी कि इतना जल्दी बर्न नहीं होते हैं, एंड दे रेडिली एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। ऑब्वियसली उनका ज्यादा हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी उनको यूज किया जाता है इन हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो फ्रेंड्स, रजत ने आपको पूरा अच्छे से रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे कि इन रेजिस्टर्स को कैसे एक सर्किट में लगाया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स ऐसे एंड टू एंड अरेंजमेंट में कनेक्टेड होते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक के बाद एक ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो सीरीज हो गया, है ना, एक के बाद एक, तो वो सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है जब रेजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एम मीटर है, एम मीटर को भी सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, एंड ये वोल्ट मीटर है, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एम मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब देखो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो तीनों रेजिस्टर से सेम फ्लो करता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट। अगर मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो तीनों रेजिस्टर से 5 एम्पियर ही होगा, सेम ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेजिस्टर्स का वो अलग होता है इसमें, ठीक है, तीनों ही रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन करंट इसमें सेम रहता है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों जो रेजिस्टर्स हैं ये अलग अलग पॉइंट्स के बीच में है ना, तो ये अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन जो करंट का पाथ है वो तो सेम ही रहेगा, तो करंट विल बी सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको मान लो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस सर्किट का, तो आप क्या करोगे, तीनों रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड मान लो आपको इस पूरे सर्किट का आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उसे बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, तीनों रेजिस्टर्स के जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं उनको ऐड करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है, देखो अगर इसमें एक भी कंपोनेंट खराब हो जाता है या फिर काम नहीं करता तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड कोई सा भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा, बिकॉज सारे सीरीज में कनेक्टेड है। अगर बीच में एक खराब हो गया तो फिर अगले वाला एंड आगे वाला कुछ भी काम नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि हम बल्ब या हीटर को एक साथ एक ही सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, एक ही सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं करंट की, सही से ऑपरेट करने के लिए इनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए सही तरीके से काम करने के लिए। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि सेम करंट फ्लो करता है सारे रेजिस्टर्स के थ्रू, तो फिर ये दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो रेजिस्टर्स हैं वो दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं एंड इसी अरेंजमेंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हो ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, इन दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में ये तीन रेजिस्टर्स एंड टू पैरेलल कनेक्टेड हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, ठीक है। तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो इन दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में ही है एंड हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है, तो यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम नहीं रहेगा। क्यों, बिकॉज मान लो देखो यहाँ से जो करंट है वो मान लो आ रहा है, करंट आ रहा है 6 एम्पियर, ठीक है। तो अब जो करंट यहाँ पर आ रहा है ना वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, सेम करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा तीनों में, जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पर अलग अलग रास्ते बन गए हैं, पाथ डिवाइड हो गए हैं, तो करंट भी डिवाइड हो जाएगा। तो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम फ्लो नहीं करता हर एक रेजिस्टर के थ्रू, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इनका सेम होता है, ठीक है। तो आपको मान लो टोटल करंट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप कैसे निकालोगे, तीनों रेजिस्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है उन्हें ऐड कर दोगे, ठीक है। कैसे, अगर आपको मान लो टोटल करंट निकालना है जो कि इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो आप क्या करोगे, टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 क्या है, करंट जो कि रेजिस्टर 1 से फ्लो कर रहा है, ठीक है, देन प्लस I2 एंड प्लस I3, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल करंट मिल जाएगा पूरे सर्किट का। अब मान लो आपको इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑलरेडी ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रजत ने आपको ओम्स लॉ के बारे में पूरा अच्छे से बताया एंड उस ओम्स लॉ से हमने काफ़ी 2-3 फॉर्मूला सीखे, ठीक है। तो उनमें से एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/R, है ना, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर I की जगह हम V/R लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर I की जगह V/R हम लिख देंगे, देन V/R एंड यहाँ पर रेजिस्टर्स हमारे 3 है, तो R1 एंड देन R2 एंड देन R3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो V कॉमन है, तो V हम सब में कॉमन ले लेंगे एंड देन V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे? आप जो रेसिप्रोकल होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दो एंड देन फिर तीनों को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे निकालते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने जस्ट फॉर्मूला का यूज किया एंड हमने ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है रेजिस्टर्स में, लेकिन जो करंट है जो हर एक रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट होता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट डिवाइड्स द करंट अमंग द कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक गैजेट्स सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। दिस इज द रीजन ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट्स। जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? बिकॉज हमने देखा कि करंट इसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रजिस्टर, तो इसके थ्रू हम अलग अलग कॉम्पोनेंट्स गैजेट्स का यूज कर सकते हैं जिन्हें अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए। तो इसी वजह से घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन बताया गया। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब भी एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो फिर उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, जब भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाए, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में एंड हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर लिखा भी है कि अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसको ओवरकम करना होगा, है ना। एंड ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है, वो फिलामेंट गर्म हो जाता है, इट गेट्स हीटेड, एंड इसी वजह से वो लाइट देता है। ठीक है, आपने बल्ब को टच करके भी देखा होगा, वो गर्म हो रखा होता है बिकॉज हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस वो कंडक्टर ऑफर कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हीट जनरेट होती है। ठीक है, higher the resistance, higher the resistance, the higher electric current will generate higher amount of heat। अगर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा उसको ओवरकम करने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, एंड उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस पिक्चर से समझ सकते हो, ये बल्ब है। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फिलामेंट के थ्रू, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो ये हॉट गर्म हो जाता है एंड फिर ये जलने लगता है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इट डज नॉट मेल्ट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसलिए गर्म होने की वजह से वो मेल्ट नहीं होता है। ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कीप्स इट फ्रॉम कैचिंग फायर। अब इसमें ऑक्सीजन, ये जो बल्ब का पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, इसलिए इसमें आग भी नहीं लगती। ठीक है, एंड जो बल्ब है वो ग्लो करता है, हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अंदर वैक्यूम है, एंड ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना है। ठीक है, तो ये बल्ब के एग्जाम्पल्स हैं, हमने देख लिया। अब बात करते हैं अबाउट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि एक कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इसी से हम अपना फॉर्मूला भी बनाने वाले। पहला है स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, गिवन रेजिस्टेंस में उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, जो रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल होगी। तो ऑब्वियस है भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी करंट के फ्लो में, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा जो आपकी वायर है, जो कंडक्टर है, वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड है टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। ऑब्वियस बात है कि सेकंड में रेजिस्टेंस थी ही, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, अब वही रेजिस्टेंस 5 सेकंड की जगह 1 मिनट के लिए होगी। जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा आपकी वायर गर्म होगी। ये बहुत ऑब्वियस है, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस कंडक्टर में से। तो हमारा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या बन गया, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी कि करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू दी टाइम। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई ये हीट कहां से रिलीज हो रही, क्यों रिलीज हो रही, क्या कारण है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब के एग्जांपल से समझते हैं। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो आपको लाइट मिल रही है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मिल रही है। ऐसा कैसे भाई? देखो, जो आपकी बल्ब की फिलामेंट होती है वो एक मेटल की बनी होती है जिसका नाम होता है टंगस्टन, और टंगस्टन वन ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, मेटल से हम बात करें तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि हाई है, तो जब ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्या कहा मैंने, जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको टैकल करने के लिए हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो उस हीट को विथस्टैंड कर सके। ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ सके। अगर वही जो मेटल है वही मेल्ट हो गया उस हीट की वजह से, तो जो हमारा सर्किट है वो तो ब्रेक हो गया, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। लेकिन बल्ब ग्लो करवाने के लिए हमें एक ऐसा मेटल का यूज करना पड़ेगा जो उस हीट को विथस्टैंड कर सके, जैसे कि टंगस्टन। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज क्योंकि अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उस फिलामेंट में से तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पीछे देखा कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट अ हाई टेम्परेचर, इतना जल्दी वो बर्न नहीं होता है। क्लियर हुआ? सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के चैप्टर में पढ़ा था। एंड दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर। इस लैंग्वेज को ध्यान रखना, और इसे एग्जाम्स में कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इसी का आंसर लिखना है ऐसे। ठीक है, अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। तो ये एल्यूमिनियम, कॉपर यानी कि एलॉय से बनता है, निकल के एलॉय से बनता है जो वायर होती है, जो फ्यूज की वायर होती है। क्यों? और ये जो वायर होती है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है कि मान लो ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इस हीट से क्या हो रहा है, अगर ज्यादा करंट हुआ तो ज्यादा करंट इलेक्ट्रिक जो हमारा डिवाइस है, मान लो रेफ्रिजरेटर है, मान लो आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो उसमें अगर ज्यादा करंट गया तो उससे क्या हो सकता है, हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खराब हो सकता है। तो ज्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब हम कैसे इस करंट के फ्लो को रोक सकते हैं? हम अपनी जो वायर है उसे मेल्ट कर सकते हैं। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ज्यादा करंट होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो हमारी फ्यूज की वायर होगी क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो वही मेल्ट हो जाएगी। और अगर जैसे आपकी जो वायर वो मेल्ट हो गई, जो सर्किट है आपका ब्रेक हो गया, तो अब करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सेफ रहेगा। इसीलिए जो फ्यूज वायर है वो खुद शहीद हो जाती है, खुद मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देती है। ठीक है, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द करंट द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीज। ऑब्वियस है, फॉर्मूला में हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट सेविंग द अप्लायंस अटैच इन द सर्किट। यही मैंने आपको बताया, जो फ्यूज वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जो टंगस्टन आपके फिलामेंट में होती है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। पावर के बारे में हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। पावर इज द वर्क डन इन अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है, कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक गिवन सर्किट में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस कंज्यूम हो रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, विच इज वोल्टेज इंटू द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके टोटल 3 फॉर्मूला है, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गए। बाकी का दूसरा और तीसरा फॉर्मूला क्या है वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? थ्रू दी ओम्स लॉ। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो,
ओम्स लॉ लिखेंगे सबसे पहले V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे V की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा इस V की जगह, तो यहाँ पे V जैसे मैं पुट करा, सो पावर इज इक्वल टू V की जगह मैंने IR पुट करा एंड मल्टीप्लाइड बाय I, तो IR इंटू I क्या हो गया, I स्क्वायर R हो गया। तो यहीं से आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू दी रेजिस्टेंस। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है और ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने V की जगह भी पुट करा था, V की जगह IR पुट करा था। अब मैं क्या करूंगा, I को यहीं रहने दूंगा और I मेरा क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। तो अब मैं इस I की जगह V अपॉन R पुट करूंगा एंड मेरा V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला, तीनों को ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब न्यूमेरिकल में कौन सा यूज करना है, वो जब आप सॉल्व करोगे कौन सा सबसे इजी रहेगा वो आपको लगाना है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या इलेक्ट्रिक पावर की, वॉट है। एंड 1 वॉट इज द, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूले में ही आप इसकी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज 1 किलोवाट आवर। कैसे है ये, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं KWH। एंड ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखो हमने अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। हमने फॉर्मूला 9th में पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन को मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ, सो एनर्जी अपॉन में टाइम। एंड यहाँ पे अगर मैं एनर्जी को यहीं पे रहने दूं और एनर्जी टाइम को मैं इधर ले आऊं, सो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। ठीक है, सो पावर क्या होता है, पावर इज वॉट एंड टाइम को अगर मैं सेकंड्स में लूं, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू वॉट सेकंड। ठीक है, वॉट सेकंड, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट होता है। हार में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। सो आप 1000 इंटू 3600 मल्टीप्लाई करो, वॉट सेकंड इतना है आपका 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट सेकंड। एंड वॉट सेकंड एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। सो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स, दिस इज द टोटल एनर्जी इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। हम जैसे कहते हैं 300 यूनिट बिजली, 600 यूनिट बिजली, यूनिट क्या होता है, दिस यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, जिसके अंदर इतने जूल्स की एनर्जी आती है, इतने जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया लास्ट टॉपिक। From this topic we have completed the quick revision of electricity chapter. We hope this video was helpful for you. Thank you so much.